देखिए, दो तरह का कोल होता है ना यार, एक कोकिंग कोल होता है और एक थर्मल कोल होता है। जब हमने मिनरल्स किए थे तब मैंने कोल वैसे कराया था ये वाला। होता क्या है कि कोकिंग कोल क्या होता है बेसिकली, जो कोक होता है ना, वो कोल की प्योरेस्ट फॉर्म है, कोक। अब हम क्या करते हैं कि जो कोल है उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में, वैसे कोई भी चीज जो कम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है ना, हम कोल ले लेते हैं, बिटुमिनस क्वालिटी का कोल या एंथ्रेसाइट क्वालिटी का कोल हम ले लेते हैं। उसको हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाते हैं। कितनी टेम्परेचर पे? बहुत 11,000 डिग्री सेल्सियस पे। और जब हम ऐसा करते हैं, कोल बर्न नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना। कोल क्या करता है, अपनी फॉर्म चेंज करता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है। ऐसे में उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारी इम्प्योरिटीज हिलडुल करने, वोलेटाइल हो जाती हैं, बुड़कने लग जाती हैं और अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। फिर हम उन्हें कैप्चर करके अलग कर लेते हैं और वो जो लिक्विड मटेरियल कोल का होता है उसको फिर से कंसंट्रेट करा लेते हैं, वो कोक है, द प्योरेस्ट कोल, दैट इज कोक। और फिर उसको हम यूटिलाइज करते हैं आयरन बनाने में, क्योंकि आयरन पट्टी जो है वहां पे 1750, 1800, 1900 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बढ़ाना है ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, तो दूसरा कोयला तो साला फुर्र हो जाएगा इतने में। जितना मर्जी कोयला डालो उसने तो 100 डिग्री से 200 डिग्री से उड़ जाना, कदा नहीं कितने पता नहीं लगना। फिर हम जलाएंगे 1700 डिग्री तक लेके कैसे जाएंगे, तो कोक जाएगा इतने टेम्परेचर तक। तो अब दो तीन, अब क्या करते हैं हम, जितना ज्यादा इम्प्योर कोल लेंगे कोक उतना कम बनेगा ना। और हमारी 11,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके जा रहे हैं, पहले तो कोल को कोक में कन्वर्ट करने में हमारी एनर्जी भी तो लग रही है। तो हम जितना ही घटिया क्वालिटी का कोल कोक में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कई पॉइंट पे आगे वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव भी तो हो सकता है कि हम एनर्जी ज्यादा लगा रहे हैं, बदले में कोक उतना नहीं बन रहा। तो हम क्या करते हैं कि कई बारी कुछ डेडिकेटेड माइंस है जहां से अच्छी क्वालिटी के, जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ये सारा मिल जाता है हमें, उसको लेकर के हम डायरेक्टली फिर कोक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, देयर इज अ हाई लेवल डिफरेंस बिटवीन द थर्मल कोल एंड द कोकिंग कोल। बस इस बात को अब ध्यान में रखना, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है समझाने का, इससे ज्यादा दिमाग मत खपाना अब। ठीक है, कोक तो मेनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डेवलपमेंट, ये सारा कुछ कहाँ होता है? यूरोप में। और बात चलती है ब्रिटेन की, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये मेन कंट्रीज हो गई। धीरे धीरे इन्होंने पेनिट्रेशन कर दी, कहाँ? अमेरिका। अमेरिका की तरफ जब पेनिट्रेशन की तो अमेरिका ने ग्रोथ करनी शुरू कर दी। और जब अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए, ये सारे ग्रो हो गए, सेकंड वर्ल्ड कंट्रियां कहला गए। और जब यूरोप में ग्रोथ हुई थी तो धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप की तरफ भी बढ़ी, तो उनमें से कुछ सारी कंट्रियां सेकंड वर्ल्ड में आ गई। जब ये सारा कुछ हो जाने के बाद ये लोग कोलोनलाइजेशन का पीरियड करने लगे और उन कंट्रीज में इन्होंने पैठ बढ़ाई जिन कंट्री से इन्हें रॉ मटेरियल, चीप लेबर मिलती थी। ये सारी की सारी कंट्रीज जिन पे इन्होंने किसी न किसी वे में कॉलोनियल पीरियड के दौरान रूल किया, इनका यूटिलाइजेशन किया, ये थर्ड वर्ल्ड कहलाया इन लोगों के लिए, जो बेसिकली इन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करता था, लोग सप्लाई करता था। इसमें आ जाएंगी एफ्रो एशियन कंट्रीज, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, मोस्टली सारी इसी में ही आ जाती हैं, थर्ड वर्ल्ड ही है ये सारी। ठीक है, ले मैन लैंग्वेज में आप कहेंगे फर्स्ट वर्ल्ड में डेवलप्ड वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन, यूएसए और कनाडा, दिस इज फर्स्ट वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड में ईस्टर्न यूरोप एंड सम लैटिन अमेरिकन एंड सम पार्ट ऑफ रशिया, एंड थर्ड वर्ल्ड में मेजोरिटी ऑफ द अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज। कभी भी लाइफ में यूज होगा तो हाथ के लिए यूज होगा, हाथ को मेन्यू जो हाथ से लिखी हुई कापियां जो उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं, तो हाथ से बनाए हुए काम को मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में अगर हम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जाएं तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है हाथ से बनाना। बट आज की डेट में वर्ड तो मैन्युफैक्चरिंग ही है, लेकिन हाथ नहीं, मशीन से बनता है। तो उस हाथ से बनाने वाले से इस मशीन से बनाने वाले तक का डिफरेंस, मैन्युफैक्चरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये इन्होंने बताया होगा कि किस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल में जहां पर भी एक एक छोटा छोटे वर्ड कोई कोई आ रहे हैं कि जहाँ, जैसे वहां पर मॉइस्चराइजर फिट कर दीजिए चिमनियों के ऊपर कि जो उन्हें कंडेंस में कंडेंसेट कर दें, कंडेंसेशन करा दें उनकी, ये सारी चीजें। ये बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में आपको जाना नहीं, जब एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे ये सारी टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें इन्होंने लिखा है रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन
थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट। तो ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट एक टेक्निक होती है, ये जो ऐश सारी निकल रही है ना, इसको कलेक्ट किया जाता है और इसको भी फर्दर रीयूज भी होती है ये ऐश, क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट है ना। तो आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो ये प्लान कर रही हैं कि पोलाइटली आई, आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐश जो है आप उसको भी एक बाय प्रोडक्ट की तरह यूज करो और उसे फर्दर इस्तेमाल करो। और ऐश जो है इससे बहुत बड़े पैमाने पर ब्रिक्स बनती हैं, आज की डेट में ईंटें बन रही हैं। और अब वैसे भी मिट्टी की कमी पड़ गई है ना, तो आप देख सकते हैं जलंधर में सारी कोठियां और सब वो सीमेंट वाली ईंटों से बन रही हैं। अब लाल ईंटें आपको नजर नहीं आएंगी, खत्म हो गई हैं, पट्टे पुट्टे सारे बंद बंद हो गए हैं, क्योंकि मिट्टी खेतों की वैसे ही नीची। अब साइंटिस्ट, अब लोगों को समझ आ गया कि 1 इंच मिट्टी बनने में मतलब हजारों साल लगते हैं, तो 2-2 फुट मिट्टी तो ऐसे ही उड़ा देते थे पट्टे के लिए। अब पता लग रहा है कि किधर से आएगी। घरों च भर्तियां पाने भी मिट्टी नहीं मिलती, हाईवे प्रोजेक्ट के लिए भी मिट्टी नहीं है। अब जो हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है, आप देख रहे हो जितनी भी टूटे हुए घर हैं, वो टूटे हुए घरों का मलबा अब बिकता है और वो मलबा क्रश करके अब फ्लाईओवरों पे डाला जा रहा है। मिट्टी जो है, मिट्टी का सिस्टम खत्म हो जाएगा इंडिया से टोटली। यहाँ पे फिर भी मिट्टी है। मैं जब पिछले साल अभी थोड़े समय पहले बंगाल साइड गया था, वहां पे सारे हाईवेज जो हैं वो कंक्रीट से बन रहे हैं, मिट्टी का यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसे ब्रिक्स बनाने के काम आएंगी ये, कि ब्रिक्स वगैरह बना लीजिए। ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, वो फिर वही वो जो राख से भरा हुआ पानी पूनी जो सारा निकलता है, उसको रिसाइकल करिए आप, उसको सेपरेट कर लीजिए, स्क्रीनिंग कर लीजिए उसकी, कंसंट्रेट करके बाद में यूज कीजिए और पानी फ्रेश हो जाएगा, पानी को इस्तेमाल कीजिए। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जो लिक्विड निकलता है सारा, गर्म है तो ठंडा कर दो, नॉर्मल कर दो, जितने एफ्लुएंट्स मिक्स हैं उसमें वो सारे सेपरेट कर दो, तो उबाल लो, उबाल के ऊपर खींच लो, सारी गैसें खत्म हो जाएंगी, तो फिर उसको दोबारा यूज कर लो। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें ये मॉनिटर करना होता है कि दिन के कौन से घंटों में ज्यादा एग्जॉस्ट होता है फैक्ट्री से, और महीने के कौन से दिनों में फैक्ट्री ज्यादा वर्किंग होती है, साल के कौन से दिनों में मिल चलती है, कौन से दिनों में नहीं चलती है। और जब जिस समय में इतना ज्यादा एग्जॉशन होता है इंडस्ट्री से, उस समय में आसपास के जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां, पक्षियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसको अगर हम मॉनिटर कर लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि पक्षियों के सुबह उड़ जाने का समय है, हमारे नियर बाय रहते नहीं और शाम को आते हैं, तो उन पीक्स आवर में हम प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा लेंगे, और जिन पीरियड्स में वो वहां पे रहते हैं उन आवर्स में हम प्रोडक्शन रोक लेंगे। तो कुल मिलाकर के इकोलॉजी के साथ मिलकर के चलें, उसके लिए पहले उसको मॉनिटर कीजिए, डाटा इकट्ठा कीजिए कि आप पर डे बेसिस पे कितना एग्जॉस्ट कर रहे हैं, फिर ही तो आपका कार्बन फुटप्रिंट पता लगेगा कि अल्टीमेटली आप पर आर्टिकल प्रोडक्शन पे कितना कार्बन कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके लिए इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते रहिए। रिव्यूज एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर। अब आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है कि डाटा ही नहीं है। अगर जब डाटा नहीं है तो रिव्यू किस चीज का करेंगे, एनालिसिस किसका होगा। कटौती करनी है तो क्या कटौती करनी है। अगर आप एक घर में 10 दिन तक सुबह से शाम तक हर टैप के ऊपर जो टैप यूज होती है उस पे एक मीटर लगाएंगे, तो आपको 11वें दिन ये डाटा मिलेगा कि इस घर में रोज इतना पानी इस्तेमाल होता है सही मायने में। अल्टीमेटली उसके बाद आपके सामने एक डाटा होगा कि यूज होना इतना चाहिए, तो आप वेस्टेज की फिगर पता लगा पाएंगे, फिर आप उसको कर्टेल करने की तरफ दौड़ेंगे। अदरवाइज जब तक, क्योंकि आप कॉलोनी के 10 और घरों से अपने आप को कंपेयर करेंगे कि जहाँ पे इतने लोग रहते हैं, मेरे घर के मेंबर जितने, उतने घर मेंबर वहां भी रहते हैं, उनकी यूजेज कितनी है और मेरी यूजेज कितनी है, और गवर्नमेंट का डाटा क्या कहता है। तो कुल मिला के डाटा कलेक्शन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू नीड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। विदाउट डाटा कलेक्शन, विदाउट डाटाबेस आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डाटाबेस में ये होगा कि एक कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च के नई मशीन लगाई, और वो कंपनी ये देखना चाहेगी कि आज से 5 साल पहले हमारी जो ये मशीन थी, हम उससे जब प्रोडक्शन करते थे, सेम आर्टिकल बनाते थे, तो हम इतना कार्बन एमिशन करते थे। आज की डेट में हमने नए और एक्स्ट्रा करोड़ों रुपए खर्चे हैं उस कंपनी के कहने पे जिसने कहा कि ये पोल्यूशन कंट्रोल करती है, और हमने ये मशीन इंस्टॉल करी है। आज भी हम उतने ही आर्टिकल अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इसे हम पुराने डाटा से पहले कंपेयर करें कि वाकई हमने कुछ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करी है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक फील्ड में जो आपकी एक कंपनी पावर प्लांट में काम कर रही है, तो बाकी पावर प्लांट वालियों की टेक्निक आपसे कितनी की सोफिस्टिकेटेड है कि वो कम एमिट करती है पोल्यूशन। तो अपने आप में कंपैरिजन करना कि पहले हम कैसे थे अब कैसे हैं, अपने सेक्टर इंडस्ट्री में कंपैरिजन करना कि दूसरों कंपैरिजन में हम कहाँ हैं, नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कंपेयर करना कि हम उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसके लिए डाटाबेस होना जरूरी है, तो उन्होंने ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन किया है। दैट्स ਲੈਡ ਸਮੈਲਟਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਲੇਮ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੰਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਡ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਸਮੈਲਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੁੰਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੁਸੀਂ 1 ਲੈਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੜ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ 1 फिर कॉमा 1 लेड एंड जिंक स्मेल्टर की बातें जब करते हो ना, फिर स्टील इंडस्ट्री होगी ना, हमेशा जिंदगी में याद रखना उसके पास एक केमिकल इंडस्ट्री भी होगी। एक इंडस्ट्री इज अ काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो पहले इंडस्ट्री सिस्टम को अंडरस्टैंड करना समझिए। सिस्टम में 3 चीजें हमेशा होंगी, एक इनपुट होगा, एक प्रोसेस होगा और एक आउटपुट होगा। अगर आप इनपुट की फॉर्म में देखें तो सबसे पहले आपको वो सारे इनपुट्स मैंने बताए थे, लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, मार्केट, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, ये सारा इनपुट है। प्रोसेस में देख सकते हैं जो अभी मनजीत ने बताया, सारा गिनिंग आ जाएगा, उसमें स्पिनिंग आ जाएगा, वीविंग आ जाएगा, डाइंग आ जाएगी, फिर प्रिंटिंग आ जाएगी, ये सारा कुछ आ जाएगा। अल्टीमेटली जो आपने आउटपुट निकाला उसमें आपको प्रोडक्ट मिला, आपको प्रॉफिट मिला, आपको इंटरेस्ट जनरेट हुआ, जो भी हुआ वो सारे आउटपुट हैं। अब मुद्दे की बात, ये सारा का सारा सिस्टम आपका सेल्फ रिलायंट है, क्योंकि जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे के सारे आपको अपनी कंट्री में अवेलेबल हैं। जैसे रॉ मटेरियल सारा अवेलेबल है, जैसे लेबर सारी स्किल्ड अवेलेबल है, जैसे कैपिटल फंड मनी सारी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी टेक्निकल नो हाउ सारा कंट्री में अवेलेबल है, इन सीटू अवेलेबल है। इसके बाद प्रोसेसिंग, आप कुछ भी आउटसोर्स नहीं करा रहे हो किसी और कंट्री से, गिनिंग से लेकर के प्रिंटिंग तक सारा काम आप खुद कर रहे हो, और फिर अल्टीमेटली जो आउटपुट है वो भी आप यूटिलाइज कर रहे हो, मनी जो भी जनरेट कर रहे हो, ये सारा कुछ। तो कुल मिलाकर के सारा जो भी उसके अंदर लग रहा है ऑटोमेटिकली आपके देश में ही हो रहा है और है, तो वो सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, किसी पर पर्सन पे निर्भर नहीं है। ये बाकी सारा डेवलप्ड है एक्सेप्ट विल्लुपुरम। इसके लिए आपको पहले विल्लुपुरम की लोकेशन देखनी होगी। आपने देखा विल्लुपुरम कोयम्बटूर से कहां पर है, कहां फॉल करता है, दिखाइए मुझे। तो मुद्दे की बात यह है, कई बार क्या होता है कि एक रीजन कॉम्प्रोमाइज कर जाता है किसी दूसरे रीजन को, और क्योंकि दूसरा रीजन जो है बहुत ही एडवांटेजियस लोकेशन पे होता है। अल्टीमेट एस्पेक्ट अगर हम देखें तो सलेम को और मदुरई को जो बेनिफिट मिल रहा है, सबसे पहले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पे होने का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि मेन नेशनल जो नॉर्थ साउथ नेशनल कॉरिडोर है उसके ऊपर ये फॉल करता है। दूसरा, स्टेट हाईवे, स्टेट ट्रांसपोर्ट, स्टेट रेलवेज यहाँ पे आगे कन्वर्ज कर रहे हैं। तीसरा, ट्रेडिशनली ये एरियाज ग्रो कर रहे थे कॉटन की फील्ड में और बाकी, और सलेम में आपने पढ़ा भी स्टील प्लांट भी है, बना दिया गया सरकार की तरफ से। विल्लुपुरम को सिर्फ और विल्लुपुरम एक तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से बहुत दूर है, दूसरी बात विल्लुपुरम के नियर बाय कोई मेन हाईवे या मेन कोई ऐसी चीज भी फॉल नहीं करती। विल्लुपुरम के ग्रो होने का एक ही रीजन हो सकता था कि विल्लुपुरम एक ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे ऑब्जर्व बड़ा होकर के निकलता, लेकिन उसकी इस खासियत को भी खत्म कर दिया गया पुडुचेरी के द्वारा, क्योंकि नियर बाय एरिया में पुडुचेरी है और पुडुचेरी एक पोर्ट है। तो जब पोर्ट डेवलपमेंट होगी, जब पुडुचेरी में डेवलपमेंट हो जाएगी, फिर उसके नियर बाय किसी और एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, जैसा हुआ गुरदासपुर के साथ। गुरदासपुर डेवलप नहीं हुआ, जलंधर बेल्ट डेवलप हो गई, तो अल्टीमेटली वो सारा डेवलपमेंट का बेनिफिट जो है जलंधर अमृतसर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और गुरदासपुर बॉर्डर एरिया होने की वजह से खत्म हो गया। तो मुद्दे की बात है, आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी कोई नियर बाय एरिया डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल वहां पे आ जाता है, उसके सराउंडिंग रीजन जो है वो नेचुरली अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। जो डेवलपमेंट जिस एरिया में हो रही है नेचुरली वो अर्बनाइजेशन को जन्म देता है, बट ये एक क्लस्टर होता है पर्टिकुलर, इसके बाहर ये परकोलेट नहीं कर पाता है। दैट इज अ रीजन कि आप देख सकते हैं कि इसके आसपास एक ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन जो बचता है वो दैट इज पुडुचेरी, जो खुद इन इटसेल्फ एक यूनियन टेरिटरी है, जिसने अपनी डेवलपमेंट का बेनिफिट इसके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि ये स्टेट का पार्ट है। अगर ये पुडुचेरी आंध्र प्रदेश का भी पार्ट होता तो भी इनके बीच में डेवलपमेंट शेयर हो जाती। ड्यू टू द सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी, वो उसकी बेनिफिट, उसका डेवलपमेंट उसका अपना है, वो अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है। जिस तरह से चंडीगढ़ का जितना भी विकास है उसका फ्रूट पंजाब के साथ शेयर नहीं होगा। हालांकि चंडीगढ़ फिर भी पंजाब की कैपिटल है, पर फिर भी एक यूनियन टेरिटरी होने के नाते आप देख सकते हैं रूल्स अलग हैं, प्रोटोकॉल्स अलग हैं। उस चंडीगढ़ से निकलते ही पता लगता है पंजाब में घुस गए। तो दैट इज द कंसेप्ट कि ये सारे कारणों से ये विल्लुपुरम जो है ये पिछड़ गया। उस लेवल रिलेटिवली उतना डेवलप नहीं है जितना डेवलप इनके बारे में बात हो रही है। तो जब इस पूरे बैंड की बात होती है तो वो यही कहते हैं बाकी सारे एरिया जो है कहीं पर कोई, अब वो उनकी खासियत है कि उन्होंने बार बार विल्लुपुरम लिखा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो नहीं डेवलप हो सकते हैं, जो रिलीजियस टाउन्स हैं, जैसे तंजावुर एक रिलीजियस टाउन है, कोई बहुत बड़े लेवल पे ये भी डेवलप्ड रीजन नहीं है, बट उन्होंने विल्लुपुरम लिख दिया। इस वजह से वो चीज नोटिस में आ गई। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम डेवलप्ड है इन रीजन्स के सराउंड में, और चूंकि 3 पेरिफेरल लोकेशंस उन्होंने बतानी थी। जब भी रीजन मार्क करना होता है, हमें लोकेशन बतानी होती है ना, तो ये देखो सलेम, नीचे आए मदुरा, ऊपर गए विल्लुपुरम, तो ये रीजन एक्सप्लेन किया उन्होंने, इसलिए उन्होंने विल्लुपुरम को पकड़ लिया है। ठीक है,
दैट इज द पर्पस और नथिंग एल्स। हाँ जी, आज हम आगे बढ़ेंगे, सभी डाउट्स एड्रेस हैं। शुरू करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी से वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप ये पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे नाम आएंगे और फिर उन नामों से जुड़ी हुई उन एरियाज में इंडस्ट्री भी आएंगी, तो आपके माइंड में 2-3 थॉट आएंगे कि इसको याद कैसे करूंगा मैं, पहली बात। दूसरा, इतना याद करना जरूरी है, पता नहीं पेपर में आएगा या नहीं आएगा। सिंपल सी एक बात बता देता हूँ आपको मैं, ये जो भी हम इंडस्ट्रियल रीजन्स पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में हम पढ़ेंगे चाइना, जापान और इंडिया, बस इतना ही पढ़ेंगे। ये एक तरह का केस स्टडी है आपके लिए, केस स्टडी का काम करेगा। क्या आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी होल लाइफ के लिए कि एक इंडस्ट्री जहां होती है वहां क्यों होती है और इंडस्ट्री के साथ कौन सी इंडस्ट्रीज जुड़ती हैं। कुल मिलाकर के आपको हर जगह पर एक इंडस्ट्री होने का बुनियाद समझ आ जाएगी और अगर लाइफ में एक बार ये समझ आ गया तो कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप इजीली डिकोड कर पाएंगे। यूपीएससी यही आपको पढ़ाना चाहता है कि आप एक वर्ल्ड लेवल पर सिर्फ 2 या 3 रीजन है जो पूरी वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज को डोमिनेट कर रहे हैं। नेचुरली वो आपका इंटरेस्ट मैटर बनना ही चाहिए, पता ही होना चाहिए कि ऐसे क्या रीजंस हुए कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो कल को अगर आप अपने कंट्री में या किसी रीजन में इंडस्ट्री कराना चाहोगे, नेचुरली आपको उसके बेसिस, उसके ग्राउंड्स तो क्लियर होने ही चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होता है जब वो सब होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो मुझे इंडस्ट्री कराने के लिए कंड्यूसिव क्या कराना होगा, ऐसी क्या चीजें करानी होगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। तो मैं आई विल टेल यू अ काइंड ऑफ केस स्टडीज। देखिए जिंदगी में हमने कितने ही 2 घंटे वेस्ट कर दिए हैं, आज के इस 2 घंटे को हम मान लेंगे कि चलिए इतने वेस्ट किए हुए 2 घंटों में से एक ऐसा ही 2 घंटे जिसमें हम कुछ नया जान रहे हैं, बस इतना ही। को बहुत ज्यादा दिमाग को परेशान ना कीजिएगा, मैं बहुत इजी और बहुत प्यार से कराने का प्रयास करूंगा। आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारी ऐसी रोचक स्टोरियां भी साथ में बताऊंगा जिससे आपका आंसर और स्ट्रांग हो जाएगा। पैनिक ना करिएगा, कई सारी एरियाज स्टेट्स का नाम लूंगा। 2 से 3 पेज करने में भी, घर पे जाके 2 से 3 पेज करने पे भी आपका पूरा दिन कंज्यूम हो सकता है, कोई शक नहीं है। तो इसको जल्दबाजी में मत करिएगा, एक भी जगह बिना मैप पे ढूंढे आगे मत बढ़िएगा। 90% काम मैं आपका कर दूंगा मैप वाला, एक ही काम करना है, बस घर जाके उसको एज इट इज फिर से देख लेना मैप पे, लेकिन बिना मैप के वादा करता हूं नहीं होगा। और मैप से कर लोगे तो हो जाएगा, ये मैप के बिना होने वाला नहीं। मैं 2 मैप साइमल्टेनियसली यूज करूंगा, एक ये वाला और एक अपने हाथ में एटलस, क्योंकि इसमें अमेरिका पूरा खोला नहीं हुआ है इन्होंने। मुझे एटलस दीजिए गुरमुख। एटलस में मैं इस मैप को कोट करूंगा बार बार। ये अमेरिका का मैप है, नॉर्थ अमेरिका है। हम जब वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स की, तो इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होते हैं सबसे पहले ये समझना होगा। इंडस्ट्रियल रीजन्स होती हैं कुछ खास ज्योग्राफिकल लोकेशंस जहां पर बहुत ही खास तरह के प्रोडक्शन टेक्निक्स, मतलब एक इंडस्ट्री कुछ प्रोड्यूस करती है और जो वो प्रोड्यूस करती है उसको दूसरी इंडस्ट्री एज ए इनपुट यूज करती है, और जहां पर इनोवेशंस और टेक्निक्स जो हैं उन्हें स्प्रेड किया जाता है, और जहां पर एग्लोमरेशन का बेनिफिट लिया जाता है। मतलब कि जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो वहां पे बन रहा है और जो आप बना रहे हैं वो दूसरे को चाहिए। इट इज एग्लोमरेशन एक्टिविटी, एक ग्रुपिंग में काम करना। तो इंडस्ट्रियल रीजन वो रीजन होता है जो एक खास ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है जहां पर बहुत सारे तरह की इंडस्ट्रीज काम करती हैं एक दूसरी इंडस्ट्री के साथ, एक से दूसरी दूसरी पहले से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड हो करके जो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज का यूज लेते हैं, यानी कि अपने सराउंडिंग रीजन से, और एक दूसरे से वो चीजें एक्सपेक्ट करते हैं और बेनिफिट डिराइव करते हैं
जो उन्हें चाहिए होता है, इनोवेशंस को स्प्रेड करते हैं और जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसे मैक्सिमम पॉसिबल वे में चीप बनाते हैं, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड कॉस्ट बेनिफिट बनाते हैं, और मार्केटिंग, सब ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई सिस्टम को कॉमनली यूटिलाइज करते हैं। ये सारा कुछ एक इंडस्ट्रियल रीजन में होता है। इंडस्ट्रियल रीजन दो तरह के होते हैं, एक लोकल इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं और एक रीजनल इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं। लोकल इंडस्ट्रियल रीजन्स वो होते हैं जिन इंडस्ट्रियल रीजन्स में एक सिंगल अर्बन एरिया में ही सारी की सारी इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मथुरा रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी, जितनी भी देश की रिफाइनरीज हैं, इसको आप एक लोकल इंडस्ट्रियल रीजन कह सकते हैं। एक पर्टिकुलर अर्बन एरिया में, एक सिटी में सारी इंडस्ट्री स्कैटर्ड है। इसके अलावा रीजनल इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं जहां पे सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज एक रीजन में स्कैटर्ड होती हैं। जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, तो उस पूरे रीजन में इंडस्ट्री स्कैटर्ड है, पर्टिकुलर एक अर्बन एरिया में कंसंट्रेटेड नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में स्टील प्लांट लगे हुए हैं ना, आपने देखा, दुर्गापुर स्टील प्लांट, हल्दिया स्टील प्लांट, सॉरी बनपुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, जमशेदपुर स्टील प्लांट, तो पूरे का पूरे रीजन में इंडस्ट्री स्प्रेड हो चुकी है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आया लोकल और रीजनल। इंडस्ट्रियल रीजन क्यों बनता है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होने के लिए आपको एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपस में इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो चाहिए होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर इतना पॉपुलेशन कंसंट्रेशन होना चाहिए कि आपको इजीली लेबर सप्लाई हो जाए। तीसरी बात, रेलवे और रोडवेज, वाटरवेज यानी कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको जो भी इनपुट्स चाहिए वो डिलीवर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल, और जो भी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप मार्केट तक लेकर के जा सकें। जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग डेली बेसिस पे या तो कम्यूट कर सकें या वहां पर रह सकें। आपको बहुत बड़े पैमाने पर क्लोज रिलेशनशिप चाहिए मार्केट के साथ, ताकि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप मार्केट को सेल कर सकें। नियर बाय एरियाज में अर्बन कंसंट्रेशन, अर्बन पॉपुलेशन काफी होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर भी नॉन एग्रीकल्चरल काम हो रहा है उसको अर्बन एरिया कहते हैं। तो अर्बन पॉपुलेशन होनी चाहिए जो आपको लेबर सप्लाई करेगी, आपको टेक्निक, इनोवेशन सप्लाई करेगी, और अल्टीमेटली जो आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है उसको कंज्यूम करेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए, और आसपास के एरियाज में प्राइमरी सेक्टर ग्रो करता होना चाहिए, जिसकी वजह से वहां पर जो लोग हैं उनके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि वो इतनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं कि वो आपका मटेरियल कंज्यूम कर सके। तो कुल मिलाकर के छोटा नागपुर एरिया और ये सारे एरियाज शायद इसलिए नहीं विकसित हो पाए, जैसा अजय पाल ने कहा, क्योंकि आसपास के एरिया में प्राइमरी सेक्टर उतना ग्रो ही नहीं किया था, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं किया था, उनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं थी, तो वो फिर वहां पे बना सामान कैसे कंज्यूम करते। इसलिए छोटा नागपुर एरिया में बने हुए सामान के लिए मार्केट क्या है, हुगली वाला बेल्ट, नियर बाय एरिया नहीं है। दैट इज द कंसेप्ट। सो द कंसेप्ट इज कि ये सारी चीजें आपको पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड एरिया लेबर के लिए चाहिए, आपको अर्बन एरिया चाहिए जो आपके इनपुट रिक्वायरमेंट और आपके आउटपुट को कंज्यूम कर सके, आपको नियर बाय विसिनिटी में एग्रीकल्चरली डेवलप्ड रीजन चाहिए जिनके पास इतनी परचेजिंग पावर हो कि वो आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को एटलीस्ट कंज्यूम कर सकें। वेल डेवलप्ड एक कंसर्टेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए जो आपकी हर तरह की इनपुट और आपके हर तरह के आउटपुट को उसके गंतव्य तक ले जा सके, उसकी डेस्टिनेशन तक ले जा सके। और एक वेल एस्टेब्लिश्ड ज्योग्राफिकल एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें फ्लैट लैंड चाहिए, कंड्यूसिव क्लाइमेट चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, प्रॉपर पावर का सोर्स चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, ओर्स होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर इसको हम देखें तो जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियो इकोनॉमिक्स बिकॉज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बोथ आर इम्पोर्टेंट। ज्योग्राफी शुड बी देयर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अदरवाइज आप देख सकते थे हमारी सारी मेजर स्टील इंडस्ट्रीज ज्योग्राफिकल बेनिफिट की वजह से ही वहां पर कंसंट्रेटेड थे। जियो, दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। इस बेसिस पर हम अगर डिसाइड करना चाहें तो वर्ल्ड लेवल पर कुछ इस तरह के मेन इंडस्ट्रियल रीजन्स बनते हैं, जिसमें सबसे पहले अमेरिकन इंडस्ट्रियल रीजन आता है, जिसमें
नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्रियल रीजन में हम स्टडी करते हैं यूएसए और कनाडा को। इसके बाद इंडस्ट्रियल रीजन आता है यूरोपियन, जिसमें हम स्टडी करते हैं ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन को, फ्रांस को, स्पेन को सॉरी। इसके बाद आता है एशियन इंडस्ट्रियल रीजन, जिसमें हम स्टडी करते हैं रशिया, चाइना, जापान और इंडिया को। और इंडिया के 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन आपने स्टडी कर लिए हैं। अगर हम सभी इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन होल्ड करता है। तो कुल मिलाकर के अब हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और इन टोटलिटी नॉर्थ अमेरिका की, जिसमें कनाडा भी आ जाता है। हाँ देखिए, जब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करेंगे तो चलिए कुछ फैक्टर्स समझने का प्रयास करते हैं कि अमेरिका इतना महान क्यों है, समझने का प्रयास कीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बेसिकली बात हो रही है, तो क्यों इतना एनरिच है ये रीजन इंडस्ट्रियली आज की डेट में, इसको समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का साइज देखिए आप, साइज वाइज एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है साइज वाइज इतना बड़े होने का, थोड़ा सा आपको कुछ चीजें समझाने का प्रयास करता हूं मैं। आप इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पे देखने का प्रयास करें। जब आप इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे देखने का प्रयास करेंगे तो आपको 2-3 चीजें मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। जैसे वर्ल्ड मैप में अगर हम देखेंगे ये ध्यान से देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इलाका है और लगभग 23 से 24 डिग्री लैटिट्यूड के अराउंड की ये सारी सिचुएशन है। इसके बाद अगर हम बात करें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही बड़े काट देते हैं। ऑलमोस्ट ध्यान से देखिए, ऑलमोस्ट 23-24 डिग्री लैटिट्यूड से हो करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर हम अलास्का की बात करें तो ये आर्कटिक सर्कल तक जाता है। ध्यान से, अगर हम अलास्का को छोड़ दें तो ऑल इन ऑल ये 50 डिग्री लैटिट्यूड तक जाता है। वैंकूवर को ध्यान से देखें, 50 डिग्री लैटिट्यूड तक जाता है। तो कुल मिलाकर के 25 डिग्री लैटिट्यूड से 50 डिग्री लैटिट्यूड तक जब अमेरिका नॉर्थ साउथ मूव करता है, इसकी वजह से ऑल इन ऑल हर तरह का वेदर फिनोमेना होता है अमेरिका में। यानी कि अमेरिका बहुत ही एक्सट्रीमली गर्म प्रदेश से होते हुए एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन तक पहुंच जाता है। तो इतनी ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन होना पहली बात। उसके बाद अगर हम अमेरिका की बनतर देखें, ज्योग्राफिकली देखें, तो अमेरिका के पास बहुत जबरदस्त ग्रेट प्लेन्स हैं, अमेरिका के पास बहुत ही जबरदस्त रॉकी माउंटेन्स हैं, अमेरिका के पास बहुत ही पुराने मिनरल रिच एपलेशियंस माउंटेन्स हैं। अमेरिका के साउथ ईस्ट और ईस्टर्न एरिया में देखिए अपलेशियन माउंटेन, अमेरिका के वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स हैं। अमेरिका के नॉर्थ में अमेरिकन पेनिनसुला की बात हो रही है, यहाँ पे कैनेडियन शील्ड है और ये रीजन बहुत ही ओल्डेस्ट रीजन है। शील्ड रीजन जो होते हैं वर्ल्ड के वो रीजन होते हैं जो सबसे पहले बने हैं जब अर्थ बन रही थी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रेट लेक एरिया है, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी, ओंटारियो ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पिडमोंट एरिया है, पिडमोंट क्या होता है, कोई भी जो पर्वत होता है उस पर्वत से जब नदियां गिर के प्लेन एरिया से टच होती हैं तो नदियां अपने साथ सारा मटेरियल नीचे उतार देती हैं और वो वहां पे फैन बन जाते हैं, एलुवियल फैन, मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। उसको हम पिडमोंट का इलाका कहते हैं, पानी खड़ा रहता है वहां पे। यानी कि किसी भी पहाड़ की तलहटियां, फुट हिल्स, उन्हें पिडमोंट कहा जाता है। तो यहाँ पर चूंकि अपलेशियन माउंटेन से सारी नदियां गिर रही हैं, देख सकते हैं आप ईस्टर्न कोस्ट की तरफ इन्होंने पिडमोंट बनाए हुए हैं, तो ये पिडमोंट का इलाका है। तो कुल मिलाकर के रॉकी, ग्रेट प्लेन, उसके बाद अपलेशियन माउंटेन्स, कैनेडियन शील्ड, ग्रेट लेक रीजन, पिडमोंट एरियाज, ये सारे ज्योग्राफिकल फिनोमेना, फीचर्स, फिजिकल फीचर्स अमेरिका को बहुत सारे वेज में स्ट्रेंथन करते हैं, वो अभी आपको समझ आ जाएगा। तो क्लाइमेटिकली वेरिएशंस इतनी ज्यादा होना, फिजिकली इतनी सारे लैंडफॉर्म्स जो एक कॉन्टिनेंट में होना चाहिए वो सब बहुत बड़े पैमाने पर होना, वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास से वर्ल्ड के वन ऑफ द लेटेस्ट लैंड मास तक जाता है अमेरिका। ओल्डेस्ट कैनेडियन शील्ड एंड द लेटेस्ट रॉकी माउंटेन्स, और वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन से वर्ल्ड के वन ऑफ द लोवेस्ट रीजन तक जाता है ये टेक्सास का रीजन।
तो अगर आप टेक्सास के रीजन में चले जाएंगे तो बहुत ही लेटेस्ट, ये भी अगर कहें तो पानी पूनी भरा हुआ था पहले, बाद में अपलिफ्टमेंट हो गई इस रीजन की, और आज की डेट में यहाँ पे ऑयल वगैरह रिकवर होता है। तो कुल मिलाकर के ये सारा कुछ अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप ये कह सकते हैं कि इतनी वेरिड जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही वेरिएबल एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप होता है, और इतना वेरिएबल एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट प्रोवाइड करता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को। और किसी भी देश के विकास में सबसे पहली इंडस्ट्री उसकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, ये बात आप याद रखना। तो अमेरिका में क्लाइमेटिक और जोग्राफिकल सिचुएशन ने अमेरिका की अक्सर मदद करी, क्योंकि अमेरिका साइज में बहुत बड़ा था और इसका साइज सुंदर भी बहुत है। आप देखें तो प्रॉपर रेक्टेंगल बनता है, हर तरफ से चारों तरफ से बराबर नजर आता है, ऐसे आड़ा तिरछा सा नहीं है। ये पहली खासियत। दूसरी खासियत, अमेरिका को एक नेचुरल एडवांटेज मिली हुई है। अमेरिका को दोनों तरफ से वर्ल्ड के 2 लार्जेस्ट ओशियंस लगते हैं, मतलब सबसे पहला पैसिफिक और दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक, और दोनों ही इसको टच करते हैं और दोनों कोस्ट लाइन पे हैं। अल्टीमेट एस्पेक्ट इज, तो इन दोनों के टच करने की वजह से भी पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व के व्यापार के बीच में अमेरिका अक्सर रहा है। अमेरिका सेंटर लोकेशन का रोल प्ले करता रहा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ की है, अमेरिका माइग्रेंट्स की कंट्री है। यहाँ पे माइग्रेंट्स आए हैं 1620 के समय में, जब बहुत बड़े पैमाने पर इंग्लैंड के लोग अमेरिका की तरफ माइग्रेट हुए। तो अमेरिका का ये जो सबसे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जहाँ पर लगभग 6 अमेरिका के स्टेट्स मिल करके न्यू इंग्लैंड रीजन बनाते हैं। इसको न्यू इंग्लैंड रीजन कहा जाता है। Why it is New England? I will explain you all the 6 states, the New England region, Eastern New England region, Western New England region. Don't worry about that. I will tell you all the details. सब डेप्थ में कराऊंगा, अभी बस कहानियां। तो ये न्यू इंग्लैंड रीजन जो है, इसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर के किसी जमाने में माइग्रेट किया। आज की डेट में अगर आप अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका में ब्रिटिशर्स मिलेंगे, फ्रेंच मिलेंगे, आयरिश पीपल, आयरलैंड के लोग मिलेंगे, थोड़े से पोर्तुगीज मिलेंगे और थोड़े से इटालियन मिलेंगे। तो ये सारी पॉपुलेशन आपको मिलेगी, जिसमें से मेजोरिटी पॉपुलेशन ब्रिटिशर्स की है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका यूरोपियंस के द्वारा बसाया गया एक देश है। आज का अमेरिका यूरोप का ही एक भाई है, जुड़वा। इसलिए ब्रिटेन और अमेरिका की पॉलिसी ऑलमोस्ट सेम रहती है, क्योंकि ब्रिटेन ही लोगों ने यहाँ पर आकर के इसको बसाया है। तो कुल मिलाकर के वो जो यूरोप हुआ करता था, जो यूरोप बहुत जबरदस्त तरीके से विकास के पहिए पे चल रहा था, जिसके पास हर तरह की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, रोमन एम्पायर है, ग्रीक एम्पायर हुआ है, उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ग्रोथ देखी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में ग्रोथ देखी। फिर रेनेसेंस पीरियड हुआ, एक खास दौर आया यूरोप के समय में, रेनेसेंस का दौर, जिस टाइम हर फील्ड में नई इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजीज आई, जिसकी वजह से वहां पर इंडस्ट्रियल पैटर्न एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ। इन सारी चीजों का अनुभव लेकर के सीधे सीधे जब वहां के लोग बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेट करके अमेरिका आए, तो अमेरिका को डायरेक्टली एक रेडीमेड, टेक्निकली डेवलप्ड एंड सोफिस्टिकेटेड लेबर फोर्स मिल गई, और उन्होंने सीधा सीधा ही आके अमेरिका को विकसित कर दिया। तो जब वो लोग यहाँ पर आए तो डुअल बेनिफिट हुआ। एक तो डायरेक्टली वहां से जो वो लोग माइग्रेट होकर के आए तो सीधे सीधे एक लेबर मिल गई, जिसे सिखाने कराने की जरूरत नहीं, वो सीखी हुई है। और दूसरा, जब इतने बड़े पैमाने पर लोग आके सेटल होंगे तो मार्केट भी तो क्रिएट हो गई, उन्हीं लोगों ने कंज्यूम भी करना है। तो अल्टीमेटली लेबर एंड मार्केट क्रिएट होने का काम हुआ ड्यू टू द माइग्रेशन फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज। इस वजह से इसका विकास बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसके बाद अगर आप देखें, अमेरिका के ग्रो होने के कुछ और भी कारण रहे हैं। अमेरिका एक ऐसी कंट्री रही है जिसमें जब यूरोपियंस ने जाकर के रूल करना शुरू किया तो बहुत बड़े पैमाने पर जो अमेरिका के सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, जिसमें भी क्यूबा आ जाता है, फिर उसके बाद पोर्टो रिको और इस तरह के छोटे छोटे वेस्ट इंडीज आइलैंड्स जिन्हें हम कहते हैं, इन सभी को हम वेस्ट इंडीज आइलैंड्स बोलते हैं। ये सब जो आ जाते हैं यहाँ पर, यूरोपियन ने जब प्लांटेशन क्रॉप्स और ये सारी चीजें लगानी शुरू करी तो इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अफ्रीका से ब्लैक पीपल को एज अ लेबर अमेरिका ले जाना शुरू किया। और जब ब्लैक पीपल अफ्रीका से अमेरिका लाए गए काम करने के लिए, उन्हें बॉन्डेड लेबर के तौर पे काम कराया जा रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे तरह के अधिकारों की आवाज बहुत जल्दी उठनी शुरू हुई। देखिए, इंडिया में या किसी भी और जगह में
ऐसा बहुत रेयर हुआ कि कहीं बाहर से आदमी ला करके काम कराए गए हों, क्योंकि वहां के लोकल लोगों को ही दास बना के उनसे काम कराया जाता था। लेकिन चूंकि अब अमेरिका पूरी कंट्री ही माइग्रेंट्स की थी, तो वहां पर काम कराने के लिए अफ्रीका लोगों को जब लाया गया और उनको ला करके वहां पर रखा गया, धीरे धीरे उन लोगों ने जब अपने अधिकारों की बात करनी शुरू की, तो राइट्स को लेकर के डिस्कशंस, चर्चाएं बहुत पहले अमेरिका में हुई और अमेरिका में सिविल वॉर्स बहुत जल्दी कंक्लूड हो गई। यही कारण है कि अमेरिका 1776 में ही रेवोल्यूशन कर जाता है और अमेरिका वो कंट्री है जो दुनिया में सबसे पहले संविधान अपना जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले एक्सेप्ट हो जाने की वजह से अमेरिका में शुरू से ही एक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न रहा है ग्रोथ का। इस वजह से इंडस्ट्रीज और बाकी एक्टिविटी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती रही। दूसरा कारण क्या था? क्योंकि यूरोप में सभी देश आपस में झगड़ रहे थे और एक्चुअल में थे सारे कैथोलिक ही। वो बात अलग है कि फ्रांस भिड़ रहा था ब्रिटेन के साथ, इटली के साथ, स्पेन के साथ, पुर्तगाल के साथ, सब आपस में लड़ रहे हैं सारे कैथोलिक ही थे, क्रिश्चियन ही थे। अब क्रिश्चियनों में अलग अलग डिविजन्स हुआ करती हैं। जैसे क्रिश्चियन की अगर हम बात करें तो जो बहुत ही स्ट्रांगली जो लैटिन क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं जो इन कंट्री से बिलोंग करती हैं, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, ये लैटिन क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। जिन जिन देशों में जाके इन्होंने रूल किया उसको हमने लैटिन अमेरिका बोल दिया है, तो इसलिए हम साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका बोलते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि ये जो लैटिन क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं, इनसे थोड़े उदारवादी थे कौन? जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे ब्रिटेन है, उसके बाद जर्मनी है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हुए 14वीं 15वीं सदी में, रेनेसेंस पीरियड में, पढ़ लिख करके उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ काम काज की पद्धति को क्वेश्चन करना शुरू किया, तो ये प्रोटेस्टेंट कहलाए और ये इन्होंने प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिज्म को जन्म दिया। तो आज की डेट में भी अगर अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन में ये एलिजिबिलिटी है कि वो बाय रिलीजन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होना चाहिए। तो प्रोटेस्टेंटिज्म को जन्म दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो जो अमेरिका में ब्रिटिशर्स आए हैं और जो यूरोपियंस आए हैं, बेसिकली प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो कैथोलिसिज्म का है वो ज्यादा प्रेवलेंट है ईसाई ही, लेकिन ऊंची सोच के, खुली सोच के, ओपन माइंड के लोग हैं, क्योंकि ये उनकी होम कंट्री नहीं है, वो माइग्रेट होकर के आए हैं। और नेचुरल सी बात है, जब भी आप किसी जगह से माइग्रेट होकर के आए होंगे तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि आपको हार्डवर्क बहुत करना है एक नई जगह पर सरवाइव करने के लिए। तो अमेरिका का ये जो सेंट्रल रीजन है, आप हैरान हो जाएंगे जान करके, मैं आपको जब 9th 10th क्लास की एनसीईआरटीज में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड कि अमेरिका के ये जो रीजन